नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। आतंकी अजमल कसाब के खिलाफ गवाही देकर उसे फांसी की सजा दिलवाने वाली देविका के सम्मान में बार संघ ने किया समारोह का आयोजन। महिलाओं के अधिकारों को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने कलेक्टर के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार को प्रेषित किए ज्ञापन। जंक्शन स्थित भट्टा कॉलोनी के लोगों ने वार्ड में टावर लगाए जाने का किया विरोध। रामनवमी पर शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर विहिप ने जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में किया बैठक का आयोजन। पार्लर्स वेलफेयर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कंपनी की दुकानों का फर्जी तरीके से पहचान करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर की रजिस्ट्री रद्द करवाने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। आतंकी अजमल कसाब के खिलाफ गवाही देकर उसे फांसी की सजा दिलवाने वाली देविका के सम्मान में बार संघ ने आज जिला न्यायालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले में गोली लगने के बाद जिंदा बची और कोर्ट में आतंकी अजमल कसाब को पहचान उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाली जांबाज बेटी देविका रोटावन शनिवार को पहली बार हनुमानगढ़ की धारा पर पहुंची। देविका के सम्मान में बार संघ की ओर से जिला न्यायालय परिसर स्थित बार रूम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला सेशन न्यायाधीश संजीव मागो, एडीएम प्रतिभा देवटिया, एएसपी जसाराम बोस, एडीजे संदीप कौर, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र शाश्वत, डॉक्टर भवानी सिंह एरन, बाबूलाल जुनेजा, एडवोकेट जाकिर हुसैन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान देविका का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में देविका रोटावन ने 26/11 आतंकी हमले की घटना बताते हुए कहा कि वह 1.5 माह अस्पताल में भर्ती रही। उसने व उसके पिता ने कोर्ट में गवाही दी। देविका ने कहा कि कोर्ट में गवाही के दौरान वह बैसाखी के सहारे चलती थी। तब मन में आया कि या तो वह कसाब पर बैसाखी फेंक कर मारे या फिर उसे कोई बंदूक दे दे ताकि वह उसे गोली मार सके, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उस समय उसकी उम्र करीब 10 साल की थी। तब से उसने यह सपना जरूर देखा था कि वह पढ़ लिखकर आईपीएस अधिकारी बने ताकि कसाब जैसे बड़े बड़े आतंकवादियों को खत्म किया जा सके। देविका के अनुसार उसका एक ही सपना है कि वह देश के लिए कुछ करे और देश से आतंकवाद का नाम खत्म करे। देविका ने कहा कि वह भय और भ्रष्टाचार खत्म करने की एक मुहिम लेकर यहाँ आई है क्योंकि लोग बहुत डराने की कोशिश करते हैं। उसे भी 26/11 आतंकी हमले के बाद बहुत से लोगों ने डराने की कोशिश की, लेकिन उसने इन लोगों को कहा कि वह अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकती। देविका ने कहा कि आप जितना डरोगे लोग उतना डराएंगे। डरने की बजाय डटकर सामना करना होगा। डराने वाले तो 1000 आते हैं, लेकिन अगर मुंह तोड़ जवाब देना आ गया तो कोई आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अगर वे किसी गलत चीज को देख रहे हैं तो उसका समर्थन करने की बजाय डटकर उसका विरोध करें। कार्यक्रम में काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। इज्जत पर हमला किया, प्रत्यक्ष युद्ध से जब वो नहीं जीत पाया तो उसने प्रत्यक्ष करते हुए स्टार्ट किया, जिसमें आपकी सहभागिता रही। मैं भी उसी फैमिली से आता हूँ जिसके परिवार में 1971 में शहादत थी। 71 में मेरे मामा जी शहीद हुए थे। मेरे गांव के करीब मेरे ही समाज के 50 व्यक्ति इस समय शहीद हो चुके हैं अब तक, तो 65 और 71 की मृत्यु हुई है। मैं जानता हूँ कि किस प्रकार की घटनाओं देश पर जब प्रहार किया जाता है और इस प्रकार से एक बच्ची और उनके पिता श्री नटवरलाल जी का, जैसे युवा जी ने भी बताया, इस प्रकार का साहस जब न्यायालय में आता है तो इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों और ऐसे नापाक देश के इरादे के भी मजबूत नहीं होंगे। तो हमारे लिए गर्व का विषय है कि छोटी सी बच्ची ने 9 साल का बच्चा तो ये भी समझ नहीं पाता है कि मैंने क्या देखा था और भूल भी जाता है, लेकिन मैं इनकी याददाश्त को सम्मान करती हूँ कि इन्होंने याद रखा और पहचानने में कोई गलती नहीं की, जिससे कि हमारा जो आतंकवाद का उस समय मेन व्यक्ति था वो अपने मुकाम पे पहुंचा, यानी उनको फांसी की सज़ा हुई। और मान लो कि उस गोली लगने से उन्होंने अपनी याददाश्त को फर्क पड़ जाता या ये पहचान नहीं पाते, तो आज हम इसमें ये नहीं, अपनी न्यायपालिका को फख्र महसूस नहीं कर पाते साक्ष्यों के भाव में कि उसको हम फांसी दिला पाए या उसको अपने देश के साथ न्याय कर पाए। न्यायपालिका का भी शुक्रिया और इस छोटी सी बच्ची का बहुत ही धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा काम किया। मुझे याद है कि इस वक्त ये घटना घटी थी 26 नवंबर 2008। तो उस रोज मैं किसी बीमारी के कारण पीजीआई के आईसीयू में था। तो मैंने न्यूज़पेपर में जब न्यूज़ पढ़ी तो मेरे अंदर से ये बात निकली, मैं बचूँ ना बचूँ, लेकिन ये जिसने करा है ना वो बचना नहीं चाहिए।
ये नहीं पता था कि उसको फांसी पे जो जाएगा उसको सम्मान करने का अधिकार हम देते हैं। देविका जी ने 9 साल की उम्र में जिस घटना को देखा, भोगा और बाद में उनकी गवाही से कसाब को सजा मिली, ये कहने में बड़ी एक बात है छोटी, लेकिन इन वर्षों में जो देविका ने संघर्ष, मेंटल प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, सोशल प्रेशर जो झेला है, उसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। मैं साधुवाद देता हूं उनको, उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को। देविका एक नाम नहीं है, ये हौसला है, एक विचार है, एक मंच है। बहुत से लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बार में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी वीरांगना, एक ऐसी हिम्मत वाली बच्ची बेटी वो उपस्थित है जिसने इस देश का नाम आगे बढ़ाने में, इस देश का गौरव आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा काम किया था। इस बेटी की वजह से वो अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादी जिसने इस देश को ललकारा था, उसके सामने उसको पहचान कर गवाही देकर उसको फांसी की सजा दिलवाई थी। ये एक बहुत बड़ी बात थी। ऐसा जज्बा, ऐसी हिम्मत मैं नहीं कहना चाहूँगा कि आम लोगों में नहीं होती। लोगों पे बहुत बड़ा अपराध होता है। छोटे से गुंडे, छोटे से प्रभावशाली लोग उनको डराते हैं और लोग कोर्ट में आके हॉस्टाइल हो जाते हैं। हमारे यहाँ देखते हैं कोर्ट में, पोक्सो कोर्ट के अंदर छोटी छोटी बच्चियां, उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार होता है, परंतु वो डर से, भय से, समाज से और उससे डर के और वो हॉस्टाइल हो जाती हैं। और आम आदमी जिसके साथ प्रताड़ना होती है, उसके बाद वो आके हॉस्टाइल हो जाते हैं। एक ऐसी बच्ची बिल्कुल गरीब परिवार से, उसने घटना देखी, उसके पैरों में गोलियां लगी हुई हैं और उसके बाद वो गवाही दे रही है। 26/11/2008 की रात मैं मेरे फैमिली के साथ, मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों पूना जाने वाले थे। बैंड्रा से हम सीएसटी गए थे। सीएसटी में 12 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने बैठे, उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया। पापा बोले तो टॉयलेट जाके आ जा, हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो टॉयलेट को गया, गोली फायरिंग हुई और बम विस्फोट हुआ। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। मेरी उम्र तभी 9 साल 11 महीने की थी। मुझे समझ नहीं थी कि क्या हो रहा है। मेरे पापा के दोनों पैरों से 20 साल की गोली मेरे राइट पैर में लगी। मैं गिर गई, बेहोश हो गई। वहाँ मैंने कई लोगों को देखा घायल होते हुए, किसी के सर पे गोली लग गई, किसी के हाथ पे, किसी के पैर पे। पता नहीं चल रहा था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। फिल्म में देखी थी कि किसी को गोली लगती है तो दूसरे दिन ठीक हो जाते हैं, बट रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में काफ़ी पेशेंट थे। डॉक्टर ऐसे ऑपरेशन कर रहे थे क्योंकि उनके पास खुद टाइम नहीं था कि एक को बेहोश करके ऑपरेशन करें। वो देख के मैं और डर गई, घबरा गई, क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्टेशन पे एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी गन है और वो अंधाधुंध क्वालिफाई कर, ऐसा लग रहा है कि उसे हम लोगों को मार के खुशी मिल रही है। मैं क्वेश्चन मार्क थी कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है सब। फिर सेंट जॉर्ज में भी मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। वहाँ से मुझे जेजे हॉस्पिटल शिफ्ट किए। जेजे हॉस्पिटल में करीबन मेरा पेट का 6 ऑपरेशन किया गया। मेरे पेट से गोली निकाली गई AK-47। मेरी पेट की हड्डी टूट चुकी थी। मैं करीबन 1.5 महीना हॉस्पिटल में एडमिट थी। डिस्चार्ज होने के बाद मैं मेरे राजस्थान गाँव आई। मुंबई ऑफिसर से हमें कांटेक्ट किया गया कि बोला कोर्ट में आपकी गवाही दूंगे। हमने बोला हम तैयार हैं। 10 जून को मैं और मेरे पापा ने दोनों ने जाके कोर्ट में गवाही दी थी। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था और मैंने अजमल अमीर कसाब को देखी थी। मेरे सामने 3 आतंकवादी बैठा था, उसमें से मुझे कसाब को पहचाना था। जो जज सबके साइड में बैठा था वो आतंकवादी कसाब था। जब मैं बैसाखी से चलती थी, मन तो ऐसा हुआ था कि इसे बैसाखी फेंक के मारूं या तो मुझे कोई बंदूक दे दो तो मैं सभी गोली पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि मेरी उम्र तभी बहुत छोटी थी। जब मैं कोर्ट गई थी मैं 10 साल की थी। तब से मैंने एक सपना जरूर देखा कि मैं एक पढ़ी लिखी IPS ऑफिसर बनूं और कसाब जैसे सबसे बड़े बड़े आतंकवाद को मैं खत्म। मेरा एक ही ड्रीम है कि अपने देश के लिए कुछ करना और ये आतंकवाद का नाम पूरा खत्म करना। हनुमान कढ़ाई मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं यहाँ ये मूवी लेके आई हूँ कि भय और भ्रष्टाचार ख़त्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हनुमान कढ़ाई हूँ और ये मूवी मैं यहाँ से चालू करना चाहती हूँ। 26/11/2008 को मैं मेरे फैमिली के साथ थी। मेरे पापा, मैं और भाई, हम तीनों पूना जाने वाले थे। तो CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनस गए थे हम।
12 होते हम लोग प्लेटफॉर्म के सामने बैठे थे। उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया। पापा बोले तू टॉयलेट जाके आ जा, फिर हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो टॉयलेट को गया, गोली फायरिंग और बम स्पॉट हुआ। हम भी भागने की कोशिश करते तो कसब की एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग जाती है। मैं वहाँ गिर जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ। पर गोली लगने के पहले मैंने वहाँ आतंकवादी को देख लेती जो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था। वहाँ कई लोगों को मारा था। मेरे आंखों के सामने कई लाशों गिरी थी, किसी के हाथ पे तो किसी के पैर पे गोली लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। तभी मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। वहाँ से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में डॉक्टर ऐसे ही ऑपरेशन कर रहे थे। वो देख के मैं और डर गई, घबरा गई, क्योंकि वहाँ डॉक्टर बेहोश नहीं कर रहे थे, गोली निकाल रहे थे और टाका दे रहे थे। काफ़ी लोगों को बेहोश कर रहे, किसी को नहीं कर पा रहे थे। तो वो देख के और मैं घबरा जाती हूँ, डरती हूँ। तो वहाँ मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। वहाँ से मुझे जेजे हॉस्पिटल शिफ्ट किए। जेजे हॉस्पिटल में करीबन मैं 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया। मेरे पैर से गोली निकाली गई। बाद में ऑफिसर से हमें कांटेक्ट किए, बोले कि आप कोर्ट में आके गवाही दोगे। हमने बोला हम तैयार हैं। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था और मैंने कसाब को देखी थी। 10 जून को मैं और मेरे पापा ने जाके कोर्ट में कसाब को पहचाना था। हमारे देश की धरोहर, हमारे देश की एक बहुत बड़ी वीरांगना देविका रनावत हमारे हनुमानगढ़ बार में पधारी थी। बार ने उनका स्वागत किया और सब लोगों को इतना अच्छा लगा और इतने लोगों में एक जोश पैदा हुआ। छोटे छोटे बच्चों जिन्होंने सुना कि भी ऐसी भी एक लेडी जो इतने दबाव के अंदर ऐसे खतरनाक लोगों के बीच गवाही देगी, ये बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ा संदेश देके गई हैं और मैं चाहूँगा कि हनुमानगढ़ के लोग जो इस प्रोग्राम को जो भी देखें या सुने, वो इससे प्रेरणा लें कि भय और भ्रष्टाचार से डरना नहीं। भय पैदा करता है कोई भ्रष्टाचारी, वो अपना सिनेरियो बना लेता है कि मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना होगा तब, ताकि इस देश की व्यवस्था सुधरे और ये देश आगे बढ़े। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकारों को ज्ञापन प्रेषित किए। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर आज कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान जनवादी महिला समिति की पदाधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष जनवादी महिला समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन इस बार उनकी पार्टी की केंद्रीय समिति के निर्देश पर 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर वे जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आई थी, मगर जिला कलेक्टर सीट पर ही उपलब्ध नहीं हुई। दिए गए ज्ञापन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया भर में महिलाओं के मामले में समानता, न्याय और शोषण के खिलाफ, भेदभाव और हिंसा मुक्त जीवन के संघर्ष के खिलाफ मनाया जाता है। ज्ञापन के अनुसार भारत आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और अभूतपूर्व बेरोजगारी के दोहरे हमले से जूझ रहा है। घर का चूल्हा जलाए रखने के दबाव के कारण महिलाओं को सबसे असुरक्षित और कम वेतन वाले असंगठित क्षेत्रों में धकेल दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक शोषण हो रहा है। दूसरी ओर इसने अमीरों पर बेशर्मी से करों की रियायत में बौछार कर दिया है। ऐसे समय में जब ऑक्सफैम रिपोर्ट ने हमारे देश में असमानता के चौंकाने वाले स्तर को उजागर किया है। ज्ञापन में कहा गया है कि भारतीय संविधान जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम की आकांक्षाओं का उत्पाद है, उसको प्रतिगामी मनुस्मृति द्वारा प्रतिस्थापित करने की कोशिश की जा रही है। प्रतिगामी सांप्रदायिक और जातिवादी विचारधारा के साथ मिलकर नव उदारवाद हमारे लोकतंत्र के अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। ये हमारी आबादी के पिछड़े और शोषित वर्गों में विशेषकर महिलाओं के लिए अत्यंत खराब संकेत है। इस मौके पर जनवादी महिला समिति द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए दोनों सरकारों के खिलाफ नारेबाजी की गयी। अब फिर मोदी ने अपना आंसू दी से क्या क्या मैं लाऊंगा, आंसू में दे कौन सकूं। अब अब 2 साल बस रहे। अब फिर एक घोषणा कर दी। घोषणा तो बनी करे मोदी आए ना के सारी मेरी बहना ने खाता में 15-15 लाख रुपया डालूंगा। वोट दो मन ने आया के 15-15 लाख रुपया 0 नंबर उठा के बुलाओ। सारे दिन मोदी आयो तो बताऊं, सारे दिन मेरी बहना 0 नंबर खाता खुला गया। प्रोग्राम है आप ने खाता खुला गया, मोदी रुपया डाल दिया, फिर बाद रुपया डाल दिया, सारा खत्म हो गया। दिन को मनाती है 8 मार्च को बड़ा प्रोग्राम करती है, लेकिन जिस तरीके से ये शासन कर रही है गूंगी बहरी सरकारें, हमारे लिए ये भी दूभर हो गया कि हम गाँव में जाके ये मनाना भी हमारे लिए दूभर हो गया। जिस तरीके से दिन प्रतिदिन महंगाई को बढ़ाया जा रहा है, हमारे लिए जो रोजगार के अवसर है उनको खत्म किया जा रहा है। साथियों, बड़ा ही मुश्किल जो ये इस साल का जो 2022-23 का समय देखा है, शायद इससे मुश्किल समय हमने कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। तो इस तरीके के जो हालात हमारे लिए पैदा हुए हैं, आज हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, घरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, घर के बाहर भेजे तो भी सुरक्षित नहीं है। हमारी सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा साथियों कहीं भी नहीं है।
अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हनुमानगढ़, आज हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम था, आए वर्ष तो हम हैं जो 8 मार्च को मनाते हैं, 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक गाँव के अंदर, और 8 मार्च को हम यहाँ कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन करके मनाते हैं। लेकिन इस बार त्यौहार करके देश का सबसे बड़ा त्यौहार था, इस कारण हम लोगों ने जो सेंटर की कॉल के ऊपर 10 मार्च से लेकर 15 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का था। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम था ये कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का था, लेकिन शायद कलेक्टर साहब तो कुर्सी पर भी नहीं है, क्योंकि वो महिलाओं को सुनना ही नहीं चाहते हैं। जो हम महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं, जो महिलाओं की बात करती है सरकारें, वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में और विज्ञापनों तक ही सीमित रह गई है। आज की हमारी जो मांगे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो आज जो देश के अंदर है वो महंगाई का है, क्योंकि जब मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी तो कहा था कि महंगाई को घटा के हम कम करेंगे, लेकिन उसी महंगाई को जो 400 रुपये का सिलेंडर था वो आज के दौर में 1150 का लगभग हो गया है। और बढ़ती महिला हिंसा जो देखें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर महिला अपराध हैं वो बढ़े हैं, और राजस्थान से लेकर देश के अंदर भी यही हालात हैं कि एक तरफ सरकारें कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ महिलाओं के सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है। महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, बच्चियों को मारा जा रहा है, बच्चियों को स्कूलों के अंदर है जो प्रताड़नाएं मिल रही हैं। जो इस तरीके की ये घटनाएं हैं, महिलाओं की सुरक्षा कहीं भी नहीं है। तो महिला सुरक्षा का है, हमारे जो बच्चों की बेरोजगारी का है, जो बच्चे मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ छोड़ के रेलवे को बेचने का काम मोदी सरकार ने किया है, जो रेलवे स्टेशन है उसको बेचने का मोदी सरकार ने किया है, बैंकों को बेचने का, जितने भी सरकारी उपकरण थे उनको बेचने का काम है जो मोदी सरकार कर रही है। तो हमारे बच्चों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? तो बेरोजगारी का भी है, वो सबसे ज्यादा है इसमें। रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की तैयारियों को लेकर विहिप द्वारा जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद में बजरंग दल के हनुमानगढ़ प्रखंड की बैठक जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजेंद्र स्वामी ने की। बैठक में बोलते हुए राजेंद्र स्वामी ने कहा कि पूरे देश में हिंदुत्व के प्रति एक माहौल बन रहा है, चारों ओर हिंदुत्व की जय जयकार हो रही है, पूरा विश्व भारत माता की जयकार कर रहा है। ऐसा माहौल बनाने में न जाने कितनी पीढ़ियों ने अपना जीवन समाप्त कर दिया, तब जाकर यह अनुकूलता बनी है। उन्होंने बैठक में उपस्थित लोगों से रामनवमी का त्योहार श्रद्धापूर्वक और उल्लास के साथ मनाने का आह्वान करते हुए एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि रामनवमी शोभा यात्रा निकालने के पीछे उद्देश्य ये है कि प्रत्येक हिंदू को ये लगना चाहिए कि उसके साथ पूरा समाज खड़ा है। वक्ताओं ने कहा कि रामनवमी पर शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर 19 मार्च को सभी संगठनों एवं प्रबुद्ध नागरिकों की एक बैठक का आयोजन करना है और सभी वर्ग, समाज, जाति बंधु एवं संगठनों को साथ लेते हुए बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को करना है। यह राम काज है और इसे राम काज की भांति ही पूर्ण भी करना है। बैठक में देवेंद्र पारीक, आशीष पारीक, मधुसूदन शर्मा, प्रकाश तंवर, राजकुमार ओझा, जय किशन सेवानी, मुकेश सोनी, विजय राव, राजेंद्र थिंद, विनोद कुमार, प्रिंस, योगेश शर्मा, महेश शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज रामनवमी के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्रा निकाली जाती है हिंदू समाज द्वारा, उसको किस तरह से कामयाब किया जाए, इस संबंध में विचार विमर्श के लिए हमने यहाँ पे एक बैठक की गई थी। उस बैठक में सभी विचारवान हिंदुओं को बुलाया गया था और हिंदू समाज के लोग इकट्ठे हुए और इस पर विचार किया गया कि भाई इस जो शोभा यात्रा को किस तरह से सक्षम बनाया जाए, किस तरह से इसको सफल बनाया जाए और हिंदू समाज में एकता का एक पूरे समाज में मैसेज जा सके कि भाई हिंदू समाज है जो अब जागृत हो चुका है। और इस शोभा यात्रा की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि भाई आजकल जो जगह जगह अपन देखते हैं, हमारे ज़िले में कभी ऐसे प्रोग्राम नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो अभी नौर में और भादरा में जो ये बात हुई है, तो ये उत्पातियों के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं वो उनसे हमारा समाज नहीं डरे, उनके अंदर सकारात्मक विचारधारा हो, विचार उत्पन्न हो, उन्हें ये लगे कि भी हर हिंदू के साथ में हिंदू समाज खड़ा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का ये एक प्रयास है। हिंदू समाज के अंदर विधर्मियों का, उत्पातियों का जो डर है, उस डर को निकालने का एक प्रयास है। इस प्रयास के द्वारा हम ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि भी हिंदू समाज एक है और आपकी हर मुसीबत के अंदर हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद आपके साथ खड़ा है। इस बात को लेकर के ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इस शोभा यात्रा को कामयाब करने की रणनीति के तहत आज की बैठक बुलाई गई। ये 6 अप्रैल को। जैसा कि अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया, अपने हर साल शोभा यात्रा निकालते ही हैं, उसी संदर्भ में आज की ये बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें ये अपने पदाधिकारियों की एक बैठक थी जिसमें समान रूप से सबने ये एक
शोभा यात्रा को और भव्यतम कैसे करना है, उसके लिए बैठ करके विचार विमर्श किया था। एक विचार बैठक थी आज। अब अगली जैसे 19 तारीख को हमने एक और बैठक रखी है, जिसमें अपने जितने भी अपने शहर के संगठन हैं, व्यापारिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, इसके अलावा अपने संघ से जुड़े हुए या नहीं जुड़े हुए भी, क्योंकि ये सारा जो कार्यक्रम है ये हिंदू समाज का कार्यक्रम है, किसी एक संगठन का नहीं है। और सभी मिलकर के इस कार्यक्रम को भव्य से भव्यतम कैसे बना सकते हैं, इसके लिए कार्य करेंगे। और इसमें किसी पार्टी, जाति, बंद इनका कोई विलेपन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि केवल और केवल जब यात्रा निकले तो एक ही आवाज़ गूंजे कि ये राम जी की यात्रा थी और भारत माता को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए यात्रा निकाली गई थी। और इसमें किसी भी संगठन का, केवल एक संगठन का योगदान नहीं था, सभी सर्व हिंदू समाज ने मिलकर के इस यात्रा को अंजाम दिया और ये इस भव्य तक पहुंची। ऐसा हम सबका प्रयास रहना चाहिए, इसको लेकर के ये बैठक हुई है। आज यहाँ मीटिंग विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू सर्व समाज की मीटिंग थी और जो सम्मेलन था ये बहुत ही सफल रहा। और आगे जो भविष्य की जो रणनीति बनाई है कि हम जो 6 अप्रैल को राम जी की जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं वो कैसे सफल हो और जाति पाति के बंधन तोड़ के सिर्फ राम काज करे बिना मोह का विश्राम, इस हम अर्थ को लेके चल रहे हैं कि राम जी की जो शोभा यात्रा है वो सभी के लिए है, सभी आमंत्रित हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित भट्टा कॉलोनी के लोगों ने एक मोबाइल कंपनी द्वारा लगाए जा रहे टावर कार्य का विरोध किया है। जंक्शन स्थित भट्टा कॉलोनी में एक मोबाइल टावर लगाए जाने को लेकर विवाद पैदा हो गया है। भट्टा बस्ती के लोग वार्ड में मोबाइल टावर नहीं लगने देना चाहते, जबकि कंपनी नियमों का हवाला देकर वार्ड में टावर स्थापित करना चाहती है। वार्ड वासियों ने बताया कि एक मोबाइल कंपनी के कर्मचारी इससे 6 महीने पहले वार्ड में टावर स्थापित करने के लिए आए थे, लेकिन वार्ड वासियों के विरोध के चलते हुए टावर नहीं लगा पाए थे। अब पुनः उसी कंपनी के कर्मचारी आज शनिवार को टावर लगाने पहुंचे हैं। वार्ड वासियों ने कहा कि टावर से निकलने वाली विकिरणें कैंसर जैसी घातक बीमारी को जन्म देती हैं, जिससे यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका है। इसी के चलते वार्डवासी यहाँ टावर नहीं लगने देंगे। इस संदर्भ में कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके पास टावर लगाने के लिए नगर परिषद द्वारा परमिशन दी हुई है। इसके अलावा तमाम नियमों की पालना कंपनी द्वारा की गई है, इसलिए टावर लगाया जाना कतई गलत नहीं है। फिलहाल वार्डवासियों और कंपनी के कर्मचारियों के बीच टावर लगाने को लेकर जद्दोजहद चल रही है। लगन देंगे, हम बीमार चलते हैं, इसके वजह से हमारा मकान भी फाट रहा है और बहुत सारे हमारे बच्चे भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, कोई सुनाई नहीं देते। ये नगर पालिका हमारी सुनाई नहीं कर रही। इनको परमिशन मिल रही है, हमारा पट्टा नहीं क्यों नहीं बना रहे हो? नहीं, मैं यहाँ पे बढ़ के मर जाऊंगी। मैं खुद मैं मेरी आत्महत्या करूंगी, पर मैं नहीं लगन दूंगी यहाँ पे। वार्ड 12 स्थित हनुमान मंदिर के पीछे जियो का एक टावर लग रहा है।
जिससे कि टावर के बारे में आपको पता ही है कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं। हम वार्ड में लगना नहीं देना चाहते। पहले भी एक बार आए थे तो इसको हमने मैसेज अपडेट किया और नगर पालिका से हमने एनओसी के रिगार्डिंग बताया। जब भट्टा कॉलोनी पे एनओसी नहीं मिल रही तब भी ये इनको पावर अथॉरिटी दी गई है, जिसमें इनको बताया गया कि आप टावर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ की पब्लिक नहीं चाहती, बिल्कुल भी टावर लगाना चाहते। पहले भी इनको मना कर दिया गया था, आज फिर ये सामान लेकर आए हैं और अपनी वर्किंग हाँ जी काम बंद करवाया अभी हमने। हुई हमें नगर पालिका की, इनको भी कॉपी दे दी है। पहले भी हम 6 महीने पहले काम करवाने के लिए आए थे, तब इन्होंने टाइम लिया। अभी आप कोई कोर्ट से स्टे या कोई नगर पालिका से कहीं स्टे ले आए तो काम नहीं होगा, परंतु फिर 6 महीने बाद फिर काम करने के लिए आए हैं, तो अब वर्क स्टॉप करा दिया है। और ऐसा नियम जो कानून कायदा ना, हम नियमों के अनुसार ही लगाते हैं, ये सही बात है, ये तो है ही। इसमें पार्षद से मिले थे, अभी चेयरमैन से बात भी हुई थी, जब हमारे पर नगर पालिका ने एनओसी दे रखी है एज ए बायलर। हमारे ROW मैनेजर साहब आए हैं, उनसे भी और बात हो। नहीं, ये हमें पता नहीं, हमें तो एनओसी हम अप्लाई करते हैं, जैसे एक टावर थोड़ी है, जगह जगह टावर लगते हैं, एनओसी अप्लाई करते हैं, उन्होंने एनओसी दे दी। हमें पता नहीं भी कि नहीं है, वो तो उनको देखना चाहिए था। किसी के बस की बात नहीं है, और किसी कोई धमकी देवे ना देवे, धमकी किसी की बात नहीं है। टावर बंद कराना, यहाँ ये जो क्या कहते हैं, ये इसमें रेंज आती है, किसी के बस की बात नहीं। पर्ल्स वेलफेयर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कंपनी की दुकानों का फर्जी तरीके से बेचान करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रजिस्ट्री रद्द करवाने की मांग की है। पर्ल्स इन्वेस्टर वेलफेयर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर PACL कंपनी की धान मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन में दुकान नंबर 14 व 15 को गैर कानूनी तरीके से बेचने के संदर्भ में FIR दर्ज करवाकर फर्जी रजिस्ट्री रद्द करवाने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि ज्ञापनदाता मनदीप सिंह काजला बतौर प्रधान पर्ल्स इन्वेस्टर वेलफेयर ट्रस्ट हिसार पूरे भारत से जुड़े हुए पर्ल्स कंपनी के ग्राहकों की हितों की रक्षा करने हेतु कार्यरत एक संगठन है। दिनांक 22/2/2014 को CBI ने पर्ल्स कंपनी व सभी सहयोगी कंपनियों व सहयोगियों की संपत्ति व बैंक खाते सीज कर रखे हैं। दिनांक 2/2016 के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश अनुसार RM लोढ़ा कमेटी का गठन करके कंपनी की सभी संपत्तियां बेचने के आदेश व ग्राहकों का पैसा वापसी का आदेश दिया गया, जिसके अनुसार कंपनी की कोई भी संपत्ति सिर्फ लोढ़ा कमेटी को ही बेचने का अधिकार होगा। PACL की सभी संपत्तियों पर कमेटी द्वारा MR नंबर लगा रखे हैं। उपरोक्त दुकानों पर MR नंबर लगे हुए हैं, जिसके पत्र RM लोढ़ा कमेटी द्वारा सभी राज्य सरकारों को भेजे हुए हैं। इसके अलावा सभी जिला कलेक्टर ने समस्त रजिस्ट्रार को 25 नवंबर 2016 को मसौदा भेजा हुआ है, जिस पत्र में उपरोक्त दुकानों के विक्रय पर रोक लगाई गई है। उक्त सभी आदेश सेबी व PACL द्वारा बार बार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा दिए गए हैं। ज्ञापन के अनुसार दुकान नंबर 14 व 15 धान मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन, जो कि पर्ल्स लिमिटेड के नाम से है, जिस पर उपरोक्त सभी आदेश लागू होते हैं, जिसको कोई खरीद व बेच नहीं सकता है। इसके बावजूद भी दुकान नंबर 14 व दुकान नंबर 15 की रजिस्ट्री कुछ लोगों द्वारा करवा के अन्य लोगों को बेच दी गई है। ज्ञापन के अनुसार फर्जीवाड़ा कर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर उक्त संपत्तियों को बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। आज मैं एडिशनल SP साहब से मिला हूँ हनुमानगढ़ में हमारी PACL कंपनी की पर्ल्स ग्रुप की एक संपत्ति है 14 और 15 नंबर दुकान धान मंडी में, जिसके ऊपर पर्ल्स इन्वेस्टर वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से मैं प्रेसिडेंट 5,85,00,000 ग्राहकों की लड़ाई 50,000 करोड़ का मामला। फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है कि इस प्रॉपर्टी को कोई बेच नहीं सकता। PACL लिमिटेड के नाम से ये संपत्ति है। 25 नवंबर 2016 को तहसील हनुमानगढ़ में लेटर आया हुआ है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कि इसको कोई खरीद बेच नहीं सकता। जुलाई 2022 में किन्हीं असामाजिक तत्वों ने इसके फर्जी कागजात तैयार करके तहसीलदार और सब लोगों के साथ मिली भगत से ये संपत्ति बेच दी गई है। मैं 31 अक्टूबर को भी थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में एप्लीकेशन कंप्लेंट कर चुका हूँ, जिस पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। 24 नवंबर 2022 को फिर दोबारा मैं SP साहब के पास पेश होकर के उनको भी कंप्लेंट दे के गया हूँ। आज तीसरी बार एडिशनल साहब को मैंने ये शिकायत दी है कि संपत्ति का जो गलत तरीके से बेचा गया है, इसके ऊपर FIR हो। जो भी इसके पीछे खरीदने बेचने वाले लोग हैं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की भी कानून आदेशों का पालन नहीं कर रहा, अवमानना कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए, इस FIR को दर्ज किया जाए। जंक्शन स्थित पुलकित स्कूल में शनिवार को सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों ने भी भाग लिया। जंक्शन स्थित पुलकित स्कूल में शनिवार को विद्यार्थियों को तनाव मुक्त करने के उद्देश्य को लेकर सुंदरकांड का पाठ आयोजित करवाया गया। सुंदरकांड पाठ की शुरुआत विद्यालय संचालकों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर की गई। सुंदरकांड पाठ के समापन पर सभी अभिभावकों ने आरती व पूजा की व प्रसाद का वितरण किया गया। सुंदरकांड पाठ के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी व देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय संस्थापक राजेश बिड्डा ने बताया कि आगामी माह में विद्यार्थियों की परीक्षाएं हैं, इसके चलते विद्यार्थी
विद्यार्थी तनाव में हैं। विद्यार्थियों को तनाव मुक्त करने के लिए धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन जरूरी हैं, जिससे कि विद्यार्थी रिलैक्स महसूस कर सकें। कार्यक्रम में वर्ष भर में आयोजित प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मनीष अरोड़ा, राजेश मिड्डा के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। आज विद्यालय के अंदर सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया। हमेशा की तरह विद्यालय के अंदर धार्मिक प्रोग्राम बच्चों को विदाई समारोह से पहले करवाया जाता है, ताकि बच्चे तनाव मुक्त होकर इस परीक्षा के अंदर अपनी सफलता और उत्साह दिखाएं। हमारा हमेशा उद्देश्य रहता है कि बच्चों को हमारी संस्कृति के साथ जोड़ा रखें। इसीलिए आज विद्यालय के अंदर सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया, जिसके अंदर सभी अतिथियों ने भाग लिया और विद्यार्थियों ने अपनी उपस्थिति दी। आज विद्यालय के अंदर सुंदरकांड के पाठ के आयोजन के बाद हमारे विद्यालय के अंदर आशीर्वाद समारोह के रूप में 12वीं कक्षा को आशीर्वाद देकर विद्यालय में परीक्षा के लिए उनको विदा किया गया। आशीर्वाद समारोह के अंदर विद्यालय के अंदर बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। विद्यार्थियों को बच्चों ने अपने जो भी अनुभव थे वो शेयर किए। विद्यार्थियों को हमारे अभिभावक और अध्यापकों ने भी साथ में उनको मनोनीत किया और प्रोत्साहित किया। ठीक है, साथ ही परीक्षा के जो गुर बताने थे वो भी बताए। सभी आए विद्यार्थी, अभिभावक, इन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समय निकाल कर इस कार्यक्रम के अंदर भाग लिया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।